हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर के अंदर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नीट के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 37 ईयर के अंदर जो पूछे गए हैं। और ये थर्ड पार्ट है आपका ये सीरीज का। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो बाकी के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जो नीट के पीवाईक्यूज थे वो उसके अंदर हमने डिस्कस कर रखे। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता ही है कि अपना चैनल जो है ये न्यू है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में आपको जान लेनी चाहिए कि आई एम शांतनु कोल्ले, योर एडवांस्ड बायोलॉजी एक्सपर्ट या मेंटर। और इससे पहले मैंने मोर देन 5000 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटर किया है इन नीट एज वेल एज नेशनल लेवल बायोलॉजी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो आईआईटीज, आईसर, आईएससी बैंगलोर, नीट। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में और अलग अलग जगह पे वो आपका पीएचडी भी कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज है मेरा ये सब्जेक्ट के अंदर, और लगभग मोर देन 32 बायोलॉजी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा सकता हूँ एट और अबव एमएससी लेवल। और मेरा दूसरा चैनल भी है जो आप बाद में भी देख सकते हैं, फेस द टेस्ट लाइफ साइंस, जिसके अंदर मैंने एडवांस बायोलॉजी पढ़ा रखा है। तो आई होप ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उनको ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन ये है बहुत इजी। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर, दैट इज 2024 के अंदर। दिया गया है विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट। तो टेम्पलेट दे रखा है आपको, और टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री हमको पता है कि आरएनए को सिंथेसाइज किया जाएगा बाय आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। तो जो ये टेम्पलेट दे रखा है आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन वाला, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको करना होगा। तो अगर आपका ये टेम्पलेट है और हमको ये पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो टेम्पलेट हम यूज करते हैं वो डीएनए टेम्पलेट आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन में होता है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो भी चीज बनेगी वो हम एमआरएनए बनाते हैं। तो 3 प्राइम के कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम है, और 5 प्राइम में हमको पता है फिर यहाँ पे इस तरीके से आना चाहिए ए यू जी यू ए सी। तो ए यू जी यू ए सी, तो ये आपका चले गया। ए यू जी यू ए सी यहां तक फॉलो कर रहा है। ए यू नहीं है तो ये भी गया। फिर इसमें सी सी जी। ठीक है। सी सी जी, सी सी जी। फिर 3 बार यू आएगा, यहाँ पे भी 3 बार यू आया है, यहाँ पे भी 3 बार यू आया। ए यू ए, ए यू ए, ए यू ए, जी जी यू, जी जी यू। तो यहाँ पे जी 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 है। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है ये ऊपर वाले टेम्पलेट को यूज करते हुए आपका एमआरएनए बनाएगा इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और ये भी आपने पढ़ रखा होगा। अभी आपको ये पता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुकी है। टेम्पलेट स्ट्रैंड तो सभी को पता होगा, कोडिंग स्ट्रैंड भी सभी को पता होगा, लेकिन आपको कुछ अल्टरनेटिव नेम्स जो है इसके वो याद रख लेने हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो अल्टरनेटिव नेम है वो है माइनस स्ट्रैंड। तो आ सकता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम है माइनस स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का तीसरा नाम है एंटी सेंस स्ट्रैंड। इसको हम माइनस स्ट्रैंड बोल सकते हैं, इसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड बोल सकते हैं। ये नाम आपको याद करके जाने, हो सकता है यहां से कुछ चेंज करके वो क्वेश्चन डाले, वर्ड्स चेंज करके। इसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। और ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन में होता है। आपका कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन में होगा। कोडिंग स्ट्रैंड को हम प्लस स्ट्रैंड बोलते हैं। इसके साथ साथ हम इसको सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, और इसको हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन वाला, इसके कॉम्प्लीमेंट्री चीजों को सिंथेसाइज करेगा, डेट इज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आप देख सकते हैं। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका ट्रांसक्रिप्शन चलेगा। और जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो थाइमिन के कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन आएगा, एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री यूरासिल आएगा। तो इस तरीके से आपका एक एक बेस को आइडेंटिफाई करते हुए या न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई करते हुए आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में
एमआरएनए को सिंथेसाइज कराएगा। जैसे जैसे आपका एमआरएनए बनेगा टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री, वैसे वैसे वो एमआरएनए का जो 5 प्राइम एंड है वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस होते हुए नजर आएगा। जैसे ही आपका ये फुल्ली सिंथेसाइज हो जाएगा एमआरएनए, इट विल बी ट्रांसलेटेड अपॉन बाय राइबोसोम्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि आपका फिर इस कंडीशन में जो टेम्पलेट दे रखा था आपको, वो ये नीचे वाला दे रखा था, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री फिर जो चीज बनेगी वो एमआरएनए होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज 3, यहाँ पे आपको 1 2 3 आरएनए पॉलीमरेज के बारे में आइडिया होनी चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये पर्टिकुलरली आरएनए जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एमआरएनए जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है पर्टिकुलरली आपका टीआरएनए और एसएनआरएनए जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये आपको चीज नोट डाउन कर लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं बहुत बार, और ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है। तो RNA polymerase 3 is particularly dedicated for the transcription of tRNA genes as well as SNRNAs। तो ये दोनों के ट्रांसक्रिप्शन के लिए RNA polymerase 3 जो है ये इनके ट्रांसक्रिप्शन को हैंडल करेगा। तो A का 4 होना ही चाहिए, A का 4 होना चाहिए, आंसर मिल गया। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन दो तरीके से होता है, एक है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन और दूसरा है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। इंट्रिंसिक टर्मिनेशन में हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके वजह से आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो टेम्पलेट से नीचे गिर जाएगा। और जो आपका रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है उसके अंदर रो प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखी है आपको कि रो प्रोटीन आपका आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है, इस तरीके का डायग्राम दे रखा है आपको। तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में रो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर टर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आंसर क्या आ जाएगा? रो प्रोटीन या रो फैक्टर इट इज रिस्पॉन्सिबल। तो बी का 3 होना चाहिए। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन, हालांकि यहाँ पे ये इंट्रॉन होगा, तो ये या तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो स्प्लाइसिंग करेंगे हम इंट्रॉन का, और फिर वहां पे हम एक्सॉन जो निकलेंगे उसको हम जोड़ देंगे। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? एसएनआरएन पीस। तो एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एसएनआरएन। लगभग 150 एसएनआरएन पीस आर देयर इन स्प्लाइसियोसोम, और 5 एसएनआरएन पीस आपके होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं वो आपको उतना इन डेप्थ नहीं जानना है, क्योंकि इतना ही आपको ये समझना है। टाटा बॉक्स किसके अंदर होगा? प्रोमोटर के अंदर। तो इसके ऊपर भी पहले क्वेश्चन पूछ रखे हैं। टाटा बॉक्स के ऊपर आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, The transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in DNA, and these are with respect to upstream and downstream and। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन सी चीजें आएगी? अगर हम ये डायग्राम में देखें तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पर्टिकुलरली 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक है आपका प्रोमोटर, दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा है टर्मिनेटर। ये तीनों रीजन्स जो है किसके अंदर आएंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर आएंगे। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आपको याद रख के जाना है। जैसे कि फिर हम देख सकते हैं ये वाला नीचे वाला स्टैंड जो है ये कोडिंग स्टैंड है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो होता है इसको हम टेम्पलेट स्टैंड मानते हैं। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हमेशा आपको ये तरीके का डायग्राम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कंडीशन में मैंने नीचे आपको टेम्पलेट स्टैंड दिखाया है, लेकिन हो सकता है नीट वाले क्या करे, टेम्पलेट स्टैंड ऊपर वाले स्टैंड पे दिखा दे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसमें आपको टेम्पलेट स्टैंड ढूंढना कैसे है? टेम्पलेट स्टैंड का ओरिएंटेशन आपको पता होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन उसका होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो टेम्पलेट स्टैंड का ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं, ये कौन सा ओरिएंटेशन है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो ऐसे भी जल्दबाजी में वो क्या कर सकते हैं कि बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमेशा वो कंसिडर करके चलेगी कि ऊपर का 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, नीचे का 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो फिर वो वहां पे आपके साथ वो खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर इसी के कॉम्प्लीमेंट्री आपका फिर टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आपका एमआरएनए बनेगा इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच इज योर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। रिप्रेसर ऑपरेटर तो ये होता ही नहीं है, हमने अभी तो विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम देखा, ट्रांसपोजोन तो होता ही नहीं भाई इसके अंदर, ऑपरेटर भी नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, इंड्यूसर भी नहीं होगा, ये तो हम लैक ओपेरॉन के अंदर पढ़ते हैं ये सब। तो पर्टिकुलरली इसमें क्या क्या होगा? प्रोमोटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा, टर्मिनेटर रीजन होगा।
मतलब जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना चाहिए वो रीजन होना चाहिए, जिसका ट्रांसक्रिप्शन करना चाहिए वो जीन होना चाहिए। और अगर हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए कि वो ट्रांसक्रिप्शन अभी स्टॉप हो जाए, उसको हम टर्मिनेटर रीजन बोलेंगे। ठीक है, तो ये 3 रीजन हो गए इसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, मतलब अगर हम ये बात करें कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है और उसको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए के अंदर उसको अगर हम ट्रांसक्राइब करें तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। इट विल बी कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज व्हिच इज योर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो 1 तो ट्रू है, ये ट्रू है आपका। A transcription unit in DNA अभी हमने डिस्कस किया, इट इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ 3 रीजन्स इन द डीएनए, दैट इज प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोनों के दोनों ट्रू है। ये पूछा गया है नीट एग्जाम 2023 के अंदर, मणिपुर के अंदर ये क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट? तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है पर्टिकुलरली किसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा? आरएनए जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये एमआरएनए जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये टीआरएनए और एसएन आरएनए इसके साथ साथ, ठीक है, ये मोर देन इनफ हो जाएगा, फिर भी हम लिख लेते 5S RRNA। ठीक है, अभी देखो हो सकता है वो ऐसा एक क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रांसक्राइब RRNA जीन। तो मेरे हिसाब से ओनली आरएनए पॉलीमरेज 1 बोलना गलत बात है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली बात है कि ये ऑलमोस्ट 98% आरआरएनए जीन को तो ट्रांसक्राइब करेगा ही करेगा, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 3 भी आपका 5S RRNA के जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर क्वेश्चन में आया मेनली रिस्पॉन्सिबल, तो मेनली के अंदर फिर आपका आ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी वो गूगली फेंक सकते हैं। ठीक है, और आरआरएनए जीन्स के लिए एक सेपरेट आरएनए पॉलीमरेज इसलिए दे रखा है क्योंकि सबसे मेजॉरिटी ऑफ द आरएनए जो है वो आपका राइबोसोमल आरएनए होता है, दैट इज आरआरएनए। बहुत सारे कॉपीज हो गए आरआरएनए के इनसाइड योर सेल, क्योंकि लगभग 2/3 ऑफ द राइबोसोम जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो आरआरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इतने सारे आरआरएनए जीन का ट्रांसक्रिप्शन आपको संभालना है तो नेचर ने एक सेपरेट आरएनए पॉलीमरेज दे दिया आरआरएनए जीन के ट्रांसक्रिप्शन को हैंडल करने के लिए, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज 1। यूजुअली आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होगा। और आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो ये एक्सेप्शन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आपका न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाएगा, तो वो आरएनए पॉलीमरेज 1 पाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोलस जो है इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम का असेंबली किया जाएगा। क्योंकि अगर हम आरआरएनए को बना ही न्यूक्लियोलस के अंदर रहे हैं, और हमने ये बात किया कि राइबोसोम बनाने के लिए 2/3 हिस्सा जो है इसका ये आरआरएनए का होता है, तो आरआरएनए बन ही न्यूक्लियोलस के अंदर रहा है, तो वही आरआरएनए को हम न्यूक्लियोलस में यूज करते हुए राइबोसोम का असेंबली या उसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमआरएनए के लिए तो आरएनए पॉलीमरेज 2 रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली एसएनआरएनए, तो ओनली एसएनआरएनए तो नहीं होगा, टीआरएनए तो होना ही चाहिए। आरआरएनए ये तो आरएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा किया जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 1 28S 18S और 5.8S आरआरएनए को ट्रांसक्राइब कर सकता है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? या फिर टीआरएनए 5S आरआरएनए और एसएनआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 रिस्पॉन्सिबल है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये
बहुत सारे बच्चे जो इसको स्किप करते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। Which one of the following is the sequence on corresponding coding strand? Corresponding coding strand. If the sequence on mRNA is as follows. ठीक है, अगर मैं रैंडमली कोई भी सीक्वेंस लूं, मान के चलो ATCGTA ले लिया, ठीक है, तो टेम्पलेट स्टैंड में इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा TAGCAT। टेम्पलेट स्टैंड को या फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले को हम टेम्पलेट अगर मानते हैं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बनता है वो क्या है, AUCGUA। तो हम यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं कि अगर ये यहाँ पे कौन सा स्टैंड है, ये आपका टेम्पलेट स्टैंड है, और यहाँ पे आपका mRNA, तो इसके ऊपर वाला स्टैंड होता है, ये कौन सा स्टैंड होता है, कोडिंग स्टैंड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसका अल्टरनेटिव नेम्स भी हमने डिस्कस किए कि टेम्पलेट स्टैंड को हम माइनस स्टैंड बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड को हम एंटी सेंस स्टैंड बोलते हैं, ठीक है, तो दोनों नाम याद रखें। कोडिंग स्टैंड को हम क्या बोलेंगे, सेंस स्टैंड और प्लस स्टैंड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि mRNA का सीक्वेंस अगर ये है, तो कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस क्या होगा। देखो इसमें अगर आपको कंपेयर करना है, तो अगर आप सिर्फ ये एक डायग्राम पे भी फोकस करोगे ना, तो आपका ये टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें अभी, ये अगर mRNA का सीक्वेंस इन दिस केस हमको AUCGUA अगर दिया हुआ है, ये समझने के लिए हमने रैंडम सीक्वेंस लिया है, तो ये सेम टू सेम सीक्वेंस जो है आपको कोडिंग स्टैंड का देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट यूरासिल, क्योंकि डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होता। तो उस कंडीशन में जहां जहां mRNA पे यूरासिल है, वहां वहां कोडिंग स्टैंड पे थाइमिन होगा। आप देख सकते हैं, सिर्फ यूरासिल के जगह पे ये थाइमिन से रिप्लेस किया जाएगा, बाकी का एंटायर mRNA का सीक्वेंस और एंटायर कोडिंग का सीक्वेंस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे mRNA का सीक्वेंस दे रखा है, तो ये एंटायर सेम होगा, सिर्फ जहां जहां यूरासिल है वहां वहां थाइमिन से रिप्लेस करना है, आपका कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, ATCGAT, 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 ATCGAT। ये 3 प्राइम नहीं, आपका कोडिंग स्टैंड का पूछा है ना, तो कोडिंग स्टैंड का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो नहीं हो सकता। तो ये गया, ये गया, और कौन सा होगा, ATCGAT, ये होना चाहिए। यहाँ पे देखो U है, तो U तो हो ही नहीं सकता। और कोडिंग स्टैंड क्या डीएनए में कभी यूरासिल आता है, नहीं आता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज एडेनिन, सॉरी आपका ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपको ये एनालाइज करना है, बहुत ही इजी होते हैं ये टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये डायग्राम भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया बहुत ही शानदार तरीके से कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किसको ट्रांसक्राइब करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 हमने इसको एक्सप्लेन किया है पहले कि ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा किसका, टीआरएनए और 5S आरएनए और एसएनआरएनए का। तो ये इसका ये हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है, 2024 में भी पूछा गया है। ओनली एसएनआरएनए नहीं, आरआरएनए के लिए तो आरएनए पॉलीमरेज 1 रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। नहीं, ये जो है आपका यूकैरियोट का फीचर है। तो जो आपको इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, उसी को हम स्प्लिट जीन अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये तो यूकैरियोट का फीचर है। इन कैपिंग मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3 प्राइम एंड। नहीं, ये 5 प्राइम होना चाहिए, 5 प्राइम एंड ऑफ हेट्रोजीनस आरएनए, ठीक है। अगर ये 5 प्राइम पे आप मॉडिफाइड ग्वानिन बेस या फिर उसके 7th पोजीशन पे आप जब मिथाइल ग्रुप जोड़ते हो तो उसको हम 7 मिथाइल ग्वानोसिन भी बोलते हैं, वो बेस को, विच इज योर मॉडिफाइड ग्वानिन बेस। तो हम अगर 5 प्राइम कैप बोलते हैं तो आप 3 प्राइम पे क्यों जोड़ोगे उसको, 3 प्राइम पे तो पॉलीएडिनिलेशन होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर जो कि आपका ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में रिस्पॉन्सिबल है, सही बात है, इन बैक्टीरिया, सही बात है। द कोडिंग स्टैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड इनटू एमआरएनए।
क्या कोडिंग स्ट्रैंड को कॉपी किया जाएगा? अगर हमने यहाँ पे देखा, क्या कोडिंग स्ट्रैंड को कॉपी किया जा रहा है या नॉन कोडिंग को कॉपी किया जा रहा है? तो ये नॉन कोडिंग वाले को कॉपी किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन वाला होता है। और फिर इसको हम ट्रांसक्राइब करें तो आपका mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। और स्प्लिट जीन क्या होता है? स्प्लिट जीन इस तरीके का होता है स्ट्रक्चर, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये स्प्लिट जीन का स्ट्रक्चर है। एक ही जीन के अंदर आपके लगभग एवरेज ह्यूमन जीन के अंदर 8 to 9 एक्सॉन्स होते हैं और इंट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इंट्रॉन जो है इस तरीके से एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, ये अरेंजमेंट को हम स्प्लिट जीन बोलते हैं, जो यूकैरियोट्स का फीचर है। ये स्प्लिट जीन का हम पहले ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, फिर आपका प्री mRNA बनता है या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, और फिर वो mRNA का हम क्या करते हैं? कैपिंग करते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं, पॉलीएडिनिलेशन करते हैं, तब वो मैच्योर mRNA में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये मैच्योर mRNA का हम क्या करते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। लेकिन हम अगर यहाँ पे स्प्लिट जीन के बारे में पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो हम सिर्फ स्प्लाइसिंग को समझते हैं। स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर ये इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है और 2 एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। इंट्रॉन को निकालना इसलिए है क्योंकि इंट्रॉन से कोई भी प्रोटीन नहीं बनता। इंट्रॉन इज नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। इसलिए हम इंट्रॉन को निकाल देते हैं और एक्सॉन को जोड़ते हैं, क्योंकि एक्सॉन जो है ये प्रोटीन कोडिंग होते हैं, तो सिर्फ प्रोटीन कोडिंग को ही रखा जाता है। बाकी के जो बिन काम के सीक्वेंसेस है इंट्रॉन वाले, उनको निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक है। और ये तो आपने देख लिया कि आपका जो रो फैक्टर है यहाँ पे भी दिखा रखा है कि टर्मिनेशन स्टेप के अंदर रो फैक्टर आएगा और वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ यहाँ पे उसका बाइंडिंग दिखा रखा है। तो ये डायरेक्टली ये सी ऑप्शन में वो मेंशन कर रखा है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे भी आप कैपिंग का देख सकते हैं। कैपिंग आपका कौन से एंड पे है? 5 प्राइम एंड पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation also, elongation also and termination also in the process of transcription in eukaryote, prokaryote, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कौन कैटालाइज करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है, डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड पे डिपेंड करेगा और उसका सिंथेसाइज करेगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला आपका एमआरएनए बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा? डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि टेम्पलेट कौन सा होना चाहिए? डीएनए का। तो डीएनए पे डिपेंड करना चाहिए, हाँ सही बात है। और डीएनए पे डिपेंड करने के बाद वो कॉम्प्लीमेंट्री किसको जोड़ता है? आरएनटीपी को जोड़ता है, डीएनटीपी को नहीं जोड़ता। तो वो डीएनए के ऊपर डिपेंड होके सिंथेसाइज करता है आरएनए को। तो फिर वो डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, वो आरएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आप डीएनए नहीं होगा, डीएनए तो आपका डिग्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए को क्लीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है, ये यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं, जो आपका रेप्लिकेशन में आप यूज करते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता। डीएनए लाइगेज तो आपका जो गैप से उसको सील करने का काम करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमको पता है कि आपका अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए चिपका हुआ है और चिपके हुए डीएनए से हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में आपका कुछ इस तरीके से डीएनए जो है वो हाइड्रोजन बेस पेयरिंग से इस तरीके से वो चिपका हुआ होगा। लेकिन हमको पता है कि वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट दिस स्ट्रैंड दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो उस कंडीशन में क्या मैं इसको सेपरेट करूं या ना करूं? इसको मैं डीएनए हेलिकेज के मदद से इसको सेपरेट करूंगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ूंगा, तभी मेरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो भी सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में आ पाएगा और उसी को मैं रीड करते हुए ट्रांसक्रिप्शन कर पाऊंगा। तो मुझे हेलिकेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। देखो यहाँ पे, अच्छा ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन की बात चली ना, अगर रेप्लिकेशन की बात चलती तो वहां पे डीएनए हेलिकेज आता, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वही ओपन करेगा डीएनए हेलिक्स को, ठीक है।
आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इट विल लोकली अनवाइंड द सीक्वेंस ऑफ योर डीएनए, और फिर वो अनवाइंड करने के बाद वहां पे ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है, और वो ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि रेप्लिकेशन के अंदर जो ओपनिंग होगा डीएनए हेलिक्स का, इट विल बी डन बाय योर डीएनए हेलिकेस, वेयर एज इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आपका वहां पे आरएनए पॉलीमरेज खुद ओपनिंग कर सकता है। यहां से ये गूगली फेंका है इन्होंने, तो ये ध्यान में रखना है, दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यहां पे लिख देते ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो उस कंडीशन में कैटेलाइज किया जाएगा बाय डीएनए हेलिकेस एंजाइम, और अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज खुद इसको अनवाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स ध्यान से देख लेने, यहां से कंफ्यूज होने के चांसेस बनते हैं। क्लियर है? तो व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द सीक्वेंस फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए। तो पहले देख लेना है ये कौन से फॉर्म में दे रखा है। अच्छा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स के फॉर्म में दे रखा है, और यहाँ पे भी देखो भटकाने के लिए उल्टी चीज दे रखी है। हमेशा हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, इस बार टेम्पलेट स्ट्रैंड इन्होंने ऊपर दिखा रखा है। हमको सिर्फ 3' to 5' वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड आइडेंटिफाई करना है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री चीजों को सिंथेसाइज करना है। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिख दूं 3', इसके कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, तो एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री यूरासिल, थाइमिन के कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, ग्वानिन के कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन। तो 5' से यूएसी स्टार्ट होना चाहिए, 5' से यूएसी स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे एयूजी स्टार्ट हुआ, ये गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो आप जब इसको सिंथेसाइज करोगे तो आपको ऑप्शन बी में जो सीक्वेंस दे रखा है वो मिलेगा। ठीक है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। अगेन ये तो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि ये पूछा जाएगा, और देखो ये पूछा गया बहुत बार। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है आरएनए जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को संभालता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 हेटेरोजेनस आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को भी संभालता है, और आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये टीआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को संभालेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, 1 का 2 तो होना ही चाहिए, 1 का 2 तो होना ही चाहिए, 1 का 2 होना चाहिए, 1 का 2 होना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज 2 का क्या होगा, एचएनआरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 का टीआरएनए। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मेसलसन एंड स्टाल ने क्या दिया था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाला एक्सपेरिमेंट। तो लिंकेज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लिंकेज तो मॉर्गन ने दिया है, तो ये वाला गया। पनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, हाँ उनके नेम से ही यहाँ पे पनेट नाम आया हुआ है। स्प्लाइसियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, स्प्लाइसियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन नहीं, ये तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का इवेंट है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन तो जिंडर ने दिया था, तो अल्टमन नहीं होगा। ठीक है, जिंडर एंड लीडरबर्ग दोनों ने ट्रांसडक्शन दिया होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस दे रखा है फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन, व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। कोडिंग का दे रखा है ना, कोडिंग का दे रखा है, तो कोडिंग का बताओ ओरिएंटेशन क्या होगा, 5' to 3'। क्या क्या दे रखा है, ए जी जी, टी ए टी सी, जी सी ए टी, सही बात है। तो ये तो कोडिंग का दे रखा है। टेम्पलेट का क्या होगा, टी सी सी ए टी ए जी सी जी टी ए। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में तो उल्टा आपको मजा आना चाहिए, क्योंकि कुछ करना ही नहीं इसके अंदर। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अभी हमको पता है टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5' ओरिएंटेशन वाला होता है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री
आपका mRNA बनाया जाएगा, तो RNA पॉलीमरेज आएगा और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को कंसीडर करते हुए इसके कॉम्प्लीमेंट्री चीजों को सिंथेसाइज करेगा इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो थाइमिन के कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन, फिर यहाँ पे यूरासिल आएगा, फिर यहाँ पे एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, खत्म ही है। AGGUAU, AGGUAU, ये गया, ये गया, ये गया, ये आंसर मिला। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs should be the most abundant in animal cell? यहाँ पे हमने जैसे कि बात किया कि आपका राइबोसोम जो है, जो कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ट्रांसलेशन के अंदर, और राइबोसोम जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 2/3 ऑफ rRNA। और हमको पता है प्रोटीन सिंथेसिस कितनी चलती है अपने बॉडी के अंदर, डिफरेंट एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने पड़ते हैं, इसलिए हम राइबोसोम को तोड़ते भी नहीं है, ट्रांसलेशन के बाद उसको रिसाइकल करते हैं। ठीक है। और इतने ज्यादा आपके rRNA होते हैं कि नेचर ने एक सेपरेट RNA पॉलीमरेज दे दिया उसके ट्रांसक्रिप्शन को संभलने के लिए। अभी आप बोलोगे कि सर tRNA का भी सेपरेट RNA पॉलीमरेज है, क्योंकि RNA पॉलीमरेज 3 संभलता है। नो डाउट आपका भी जो विचार है वो अच्छा है, लेकिन राइबोसोम बनाने के लिए बहुत ज्यादा rRNAs चाहिए और rRNAs के बहुत ज्यादा कॉपीज होते हैं सेल के अंदर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। tRNAs के तो सिर्फ 20 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, उसमें भी क्लास 1 के 10 होते हैं, क्लास 2 के 10 होते हैं, वो आपको आपके लेवल पे याद नहीं रखना है। लेकिन tRNA के सिर्फ टोटल 20 मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जो कि 61 कोडॉन्स को चार्ज करने का काम करते हैं विथ अमीनो एसिड, जिसको आप tRNA चार्जिंग बोलते हैं, जो आपका अमाइनो एसाइलेशन वाला स्टेप होता है। ठीक है, जो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले। तो मोस्ट अबंडेंट में आंसर क्या हो जाएगा आपका rRNA। ये इतना आप याद रख लेना, क्योंकि 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वापस से रिपीट किया जा सकता है। ठीक है। mRNA इतना अबंडेंट नहीं होगा। जो जीन्स को ट्रांसक्राइब करना है, जो जीन्स को एक्सप्रेस करना है, उसी को हम एक्सप्रेस करेंगे इन mRNA फॉर्म। mRNA तो ये जीन साइलेंसिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है, डेट इज RNA इंटरफेरेंस, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और tRNA जो है ये उतना अबंडेंट नहीं होता। ठीक है। स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। स्प्लाइसियोसोम चलना कहाँ चाहिए? स्प्लाइसियोसोम तो वही चलेगा ना जहां पे स्प्लाइसिंग होना चाहिए। और आपका बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके अंदर कोई भी तरीके का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलता। जैसे आपका कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉली ए एडिन या फिर पॉली ए टेलिंग, 3' टेलिंग या पॉली एडिनिलेशन वो देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर ही आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो फिर स्प्लाइसिंग कहाँ चलना चाहिए? बैक्टीरिया में चलना चाहिए या यूकैरियोट में चलना चाहिए? यूकैरियोट में। तो फंजाई क्या है? यूकैरियोट, तो ये नहीं होगा। एनिमल क्या है? यूकैरियोट। प्लांट क्या है? यूकैरियोट। ये तीनों मिलके ये तीनों क्या है? यूकैरियोट है। तो यूकैरियोट में ये तो उल्टा देखने को मिलेगा आपको स्प्लाइसिंग। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के अंदर स्प्लाइसिंग नहीं होता। ठीक है, स्प्लाइसिंग डू नॉट अकर इन प्रोकैरियोट। स्प्लाइसिंग हो या फिर आपका 5' कैपिंग हो, पॉली एडिनिलेशन हो, ये तीनों चीजें इसके अंदर नहीं होती प्रोकैरियोट के अंदर। द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज। स्ट्रक्चरल जीन के तरह किसको आप बोल सकते हैं? म्यूटॉन, ओपेरॉन, रेकॉन, सिस्ट्रॉन। तो अगर आपने सिस्ट्रॉन पढ़ रखा होगा तो सिस्ट्रॉन को हम इक्विवेलेंट टू जीन बोल सकते हैं। रेकॉन जो है, रेकॉन एक ऐसा यूनिट है ऑफ डीएनए कि जिसके अंदर मेनली कौन सा इवेंट चलता है, आप ये देख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ जीन का फिनोमिनन चलेगा जिसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। अ यूनिट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे मेजर इवेंट रिकॉम्बिनेशन है, उसको हम रेकॉन बोलते हैं। और जहाँ पे मेजर इवेंट मेरा म्यूटेशन चल रहा है उसको हम म्यूटॉन बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ए जीन है और ये ए जीन के अंदर कुछ म्यूटेशन आया रहेगा तो ये ए डैश में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये नॉर्मल ई जीन होगा, इसमें म्यूटेशन आया तो मैं यहाँ पे इसको ई डैश लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जीन के अंदर कुछ म्यूटेशन आ चुका होगा, ये जीन के अंदर म्यूटेशन आ चुका होगा। और यहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट चल रहा है डीएनए का, तो ये रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट हो जाएगा। सिस्टोन में तो नॉर्मल आपका जीन वाला पार्ट होगा। जैसे कि विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टोन हम मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक में उसको बांट सकते हैं। मोनोसिस्टोनिक उसमें ये यूकैरियोट के अंदर देखने को मिलेगा और पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन आपको प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगा।
मोनोसिस्टोनिक में अगर हम देखें तो सिर्फ एक सिस्टोन होगा। एक सिस्टोन में क्या क्या चीज आती है, स्टार्ट कोडॉन आना चाहिए और आपका यहाँ पे ये स्टॉप कोडॉन आना चाहिए, जैसे कि मान के चलो UGA में लिख दूं, और यहाँ पे जीन आना चाहिए। तो मोनोसिस्टोन, मोनो मतलब एक और सिस्टोन मतलब सिस्टोन, तो एक सिस्टोन, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वन जीन इज इक्वल टू वन सिस्टोन इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए या फिर मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, ये तो आपका सॉरी आपका ये एमआरएनए है, इसका ट्रांसलेशन होने के बाद यहाँ से आपका डायरेक्टली एक प्रोटीन बनेगा। लेकिन हम प्रोकैरियोट की बात करें तो वहां पे केस ऐसे नहीं होती है। वहां पे जीन ए, जीन बी, जीन सी, ये आपके ऐसे एक स्ट्रेच पे होगी डीएनए के अंदर, और फिर उसको हम जब ट्रांसक्राइब करते हैं तो ये एक ऐसा लंबा सा एक ही एमआरएनए के अंदर तीनों जीन्स का वहां पे एमआरएनए का सीक्वेंस एक ही स्ट्रेच में देखने को मिलता है, लंबे से एमआरएनए के अंदर। तो इसको हम पॉलीसिस्टोनिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन सिस्टोन है। जैसे कि जीन ए के लिए खुद AUG स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन होगा, वैसे जीन बी के लिए खुद सेपरेट स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन होगा, वैसे ही जीन सी के लिए भी खुद स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन होगा। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। और फिर जब ये ऐसे लंबे से एमआरएनए का जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तब फिर हम उसको इंडिविजुअल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तब मेरे फिर सेपरेट एंजाइम्स या प्रोटीन्स बनेंगे, जो आप लैग ओपेरॉन के अंदर पढ़ते हैं। लैग जेड, लैग वाई, लैग ए जीन का जो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है उससे आप पढ़ते हैं। ठीक है, और ओपेरॉन क्या होता है, क्लस्टर ऑफ रिलेटेड जीन्स नोन एज ओपेरॉन। जैसे कि अगर हम लैग ओपेरॉन की बात करें तो लैग जेड, लैग वाई, लैग ए, ये जो जीन्स है, हालांकि ये अलग अलग जीन्स है, लेकिन सिर्फ एक ही इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कौन से, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। मतलब जब आपका बैक्टीरिया लैक्टोज खाएगा मीडियम के अंदर, तो फिर वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको मेटाबोलाइज या उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो बनते हैं लैग ओपेरॉन के अंदर। तो ये रिलेटेड जीन्स ही बना रहा है ना, आपका एक ही फंक्शन अचीव किया जा रहा है, दैट इज लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म। तो ऐसे रिलेटेड जीन्स, क्लस्टर ऑफ रिलेटेड जीन को हम बोलते हैं ओपेरॉन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो क्लस्टर ऑफ रिलेटेड जीन्स को ओपेरॉन बोलते हैं। क्वेश्चन में तो अलग दे रखा है, ये इक्विवेलेंट पूछ रहा है स्ट्रक्चरल जीन का, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिस्ट्रॉन। रेकॉन एक ऐसा यूनिट है डीएनए का विच इज इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेशन। म्यूटॉन एक ऐसा यूनिट है डीएनए का विच इज शोइंग म्यूटेशन। कब पूछा गया है, नीट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ठीक है, which of the following RNAs acts as structural RNA as well as ribozyme in bacteria। तो इसके अंदर जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका 23S RNA। 23S RNA के अंदर आपके पास पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगी। तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, इसी की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे हमको लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट का जब ये कंबाइन करता है तो 70S कॉम्प्लेक्स बनता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो अमीनो एसिड विच इज प्रेजेंट ऑन टीआरएनए एट पी साइट और अमीनो एसिड विच इज प्रेजेंट ऑन टीआरएनए एट ए साइड, ये दोनों के बीच में जो मेरा पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, इट इज कैटलाइज्ड बाय 23S RNA। ठीक है, ये भी बहुत ही शानदार डायग्राम है, ये आपको डायरेक्टली रट्टा मार के जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट 23S ये आपका राइबोजाइम की तरह काम करेगा बिकॉज इट हैज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, और आपका 28S जो है इन द केस ऑफ यूकैरियोट ये राइबोजाइम की तरह काम करेगा। तो अभी तक तो इन्होंने 23S पूछ लिया है, 100% अपकमिंग एग्जाम में 28S RNA दे देंगे आपको और पूछेगी यहाँ पे कि यूकैरियोट के अंदर कौन होगा। तो उस कंडीशन में अच्छे अच्छे बच्चे भटक जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये आपको हेल्प करेगा ये पर्टिकुलर डायग्राम। ठीक है, तो इसमें दे रखा है मैंने कि लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट कौन है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। इन द केस ऑफ यूकैरियोट लार्ज और स्मॉल सब यूनिट कौन है, 70S किस में बनेगा, 80S किस में बनेगा, कौन कौन से कंपोनेंट है 50S के, कितने प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, 30S के कौन कौन से कंपोनेंट है, कितने प्रोटीन होते हैं, वैसे 60S के कौन कौन से RNA के कंपोनेंट है, कितने प्रोटीन होते हैं, और 40S के कौन सा RNA का कंपोनेंट है और लगभग कितने प्रोटीन्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रख लेना है, ये आपको याद करके जाना है।
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट मतलब टेम्पलेट डीएनए है और सिंथेसाइज किसको कर रहा है, आरएनए को। इसका मतलब डीएनए टेम्पलेट मानते हुए आरएनए को बनाना किसका काम है, ट्रांसक्रिप्शन का, आरएनए पॉलीमरेज का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इट विल कैटेलाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। किसको टेम्पलेट मानते हैं हम, क्या कोडिंग स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानते हैं, नहीं, हम नॉन कोडिंग वाले को टेम्पलेट मानेंगे। एंटी एंटी स्ट्रैंड जैसे कोई चीज नहीं होती, अल्फा स्ट्रैंड जैसे कोई चीज नहीं होती, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट मानते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम नॉन कोडिंग भी बोलते हैं, नॉन कोडिंग इसको बोलते हैं। और क्या क्या बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड को, माइनस स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और ये अल्टरनेटिव नाम भी मैंने आपको याद करने को बोले हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कोडिंग स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, प्लस स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम बोलते हैं माइनस स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड। इसके साथ साथ हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, ये अल्टरनेटिव नाम 100% पूछाएगा अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर। इजी क्वेश्चन है। डायरेक्शन दे रखा है आरएनए सिंथेसिस का, क्या होता है डायरेक्शन, चाहे वो ट्रांसलेशन हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही एमआरएनए को रीड किया जाएगा, चाहे वो रेप्लिकेशन हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसिस होगा, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो सोचना ही नहीं आपको। और फिर अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, भाई अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बना रहा हो तो बताओ मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसी को मैं रीड करता हूं टेम्पलेट को और उसके अगेंस्ट में एमआरएनए बनाता हूं ना, इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो टेम्पलेट का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड क्या होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम नहीं हो सकता, दोनों के लिए सेम हो ही नहीं सकता। आंसर क्या है, फर्स्ट। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। ठीक है, 2009 और 2012 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। ये तो मतलब डेफिनेशन पूछ लिया आपको स्प्लाइसिंग की, इंट्रॉन को निकालो और एक्सॉन को जोड़ो। लूपिंग, लूपिंग तो कोई चीज नहीं होती, स्लाइसिंग जैसे भी कोई चीज नहीं होती, इंड्यूसिंग जैसे भी कोई चीज नहीं होती, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के अंदर आप यही पढ़ते हैं ना कि आपका पहले तो मैं ये डीएनए को ट्रांसक्राइब करता हूँ, नीचे वाला जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, इसको मैं टेम्पलेट मानते हुए एमआरएनए को बनाऊंगा। जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से पहले एमआरएनए बनेगा उसको हम प्री एमआरएनए बोलेंगे। और फिर इसके बाद में जो स्प्लाइसिंग होगा, फिर इसके साथ साथ मेरा 3 प्राइम टेलिंग होगा, फिर मेरा 5 प्राइम कैपिंग होगा। ये सारे इवेंट्स होने के बाद मेरा जो बनता है उसको मैच्योर एमआरएनए बोलता हूँ। और फिर ये मैच्योर एमआरएनए को हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर स्प्लाइसिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एज इट इज मैं पहले इसको ट्रांसक्राइब करूंगा इनटू एमआरएनए और फिर इसको मैं स्प्लाइस करूंगा। तो स्प्लाइस के अंदर जो इंट्रॉन है उसको निकाल दिया जाता है, तो इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो और फिर एक्सॉन्स को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, मैच्योर एमआरएनए विदाउट एनी इंट्रॉन। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा, कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन होगा और सबसे लास्ट में कौन होगा, क्या वो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा अगले अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर। तो ध्यान रखना है, पहले आपका कैपिंग होता है, उसके बाद में स्प्लाइसिंग होता है और उसके बाद में टेलिंग होता है। ये सिर्फ वही एजुकेटर बता पाएगा जो आज भी नेशनल लेवल पीएचडी बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर करवाता है, और सिर्फ एक्सपर्ट बता पाएगी। ठीक है, बाकी के लोगों के सर के ऊपर से जाएगा। तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, पहले कैपिंग होगा, फिर आपका स्प्लाइसिंग होगा और बाद में टेलिंग होगा। If one strand of DNA has the nitrogenous base sequence as ATCTG, what would be the complementary RNA strand sequence? ठीक है, डीएनए का दे रखा है आपको ATCTG दे रखा है। तो बताओ भैया, बोल रहा है कि अगर एक स्ट्रैंड मेरा ये दे रखा है तो एमआरएनए क्या होगा। तो अगर मैं इसको मान के चलो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, UAGAC। ठीक है,
तो UAGAC ये mRNA होगा। इसका मतलब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा। तो UAGAC खत्म। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, तो जैसे कि हमने बात किया था कि राइबोसोमल आरएनए के जो जीन्स होते हैं उसको हम ट्रांसक्राइब करते हैं इन न्यूक्लियोलस, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना है, अगर मैं यही क्वेश्चन के जगह पे आपको mRNA और tRNA बोलता तो उस कंडीशन में उसका आंसर न्यूक्लियस होता या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता। ध्यान रखना है आपको, mRNA tRNA इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बनेगा आपका न्यूक्लियस के अंदर, या फिर इसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम आरआरएनए जीन की बात करें तो आरआरएनए जीन का ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, क्योंकि आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियस के अंदर नहीं बल्कि न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको ट्रांसक्राइब करेगा, आरआरएनए, जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोलस। लाइसोसोम तो हो ही नहीं सकता, राइबोसोम भी हो नहीं सकता। Which one of the following is not a part of the transcription unit in DNA? जैसे कि हमने बात किया कि ट्रांसक्रिप्शन चलने के लिए भाई पहले तो जीन होनी चाहिए, उसके बाद में जीन को चलाने के लिए प्रोमोटर होना चाहिए, और जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है तो उसको कहीं ना कहीं एंड भी तो करना पड़ेगा, वहां पे टर्मिनेटर होना चाहिए। तो प्रोमोटर, जीन, टर्मिनेटर, ये तीनों चीज होनी चाहिए। इंड्यूसर यहाँ पे नहीं होगा, ये रेगुलेटरी रीजन के अंदर आएगा, या फिर ये रेगुलेट करने के लिए चीज आती है इंड्यूसर, जो आप लैक ओपेरॉन में पढ़ते हैं, लैक्टोज एज एन इंड्यूसर, पर्टिकुलरली एलो लैक्टोज इज ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर। उस कंडीशन में फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नॉट अ पार्ट दिया है ना, ठीक है, तो इंड्यूसर इज नॉट अ पार्ट। बाकी के सारे पार्ट है, प्रोमोटर, जीन और टर्मिनेटर, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने देख लिया 3 पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल, जीन और टर्मिनेटर। रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट सिंथेसिस ऑफ, जैसे कि अभी यहाँ पे अगर हम बात करें और ये बोल रहे हैं कि अगर मैं आरएनए पॉलीमरेज 3 को रिमूव कर दूं, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो क्या टीआरएनए बनेगा, नहीं बनेगा। क्या एमआरएनए बनेगा, बनेगा, क्योंकि मैंने आरएनए पॉलीमरेज 2 को रिमूव नहीं किया है, मैंने 3 को रिमूव किया। तो 3 के वजह से अगर टीआरएनए बनता है, तो 3 को अगर मैं रिमूव कर दूं तो टीआरएनए नहीं बनेगा, लेकिन बाकी के बन सकते हैं। एमआरएनए बन सकता है क्योंकि मैंने 2 को रिमूव नहीं किया, आरआरएनए बन सकता है क्योंकि मैंने 1 को रिमूव नहीं किया। तो 3 को रिमूव किया तो टीआरएनए नहीं बनेगा, तो 3 को रिमूव किया, टीआरएनए नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन बैक्टीरियल सेल, तो यहाँ पे जैसे कि जो राइबोजाइम की बात कर रही है, तो राइबोजाइम की तरह कौन काम करेगा यहाँ, और पर्टिकुलरली यहाँ पे राइबोजाइम मतलब वो चीज की जो जिसके पास पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वाली एक्टिविटी होगी। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी किसके ऑल्सो एक्स, हाँ, तो किसके पास होगी, 23S आरआरएनए के पास। अगर हम यूकैरियोट की बात करते, मतलब प्लांट, एनिमल, फंजाई, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाता है, 28S आरआरएनए। ये फिर उस कंडीशन में राइबोजाइम या कैटेलिस्ट की तरह काम करेगा। तो मैंने ये पहले भी बता दिया आपको कि यूकैरियोट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आ सकता है। जो यूकैरियोट में 28S आरआरएनए ध्यान से याद करके जाना, 5S आरआरएनए नहीं, HNRNA नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, ये भी बहुत ही शानदार डायग्राम, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये ए साइट पे आपका जो अमीनो एसिड टीआरएनए है उसका अमीनो एसिड, और जो पी साइड पे आपका जो
पेप्टिडिल टीआरएनए है, उसका अमीनो एसिड, ये दोनों के बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होनी चाहिए जो खुद 23S आरआरएनए के पास होती है। और 23S आरआरएनए किसका कंपोनेंट है? 50S का, मतलब लार्ज सब यूनिट का कंपोनेंट है। तो ये भी पूछ सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको सब यूनिट्स का वो टेबल दे रखा है इसके अंदर, तो वहां से बहुत शानदार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आपको याद रखना। ऐसी कंडीशन में यूकैरियोट में वो 60S और 40S के बीच में बनेगा, और वहां पे 60 और 40S जब बनेगा तो 80S कॉम्प्लेक्स बनता है। तो उस कंडीशन में 60S जो लार्ज सब यूनिट है उसका कंपोनेंट कौन सा होता है? 28S आरआरएनए, और उसके पास राइबोजाइम या पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगी अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं। तो अभी तक तो प्रोकैरियोट के ऊपर ही क्वेश्चन आया है, लेकिन यूकैरियोट पे आ सकता है। तो ये वाला टेबल जो है आपको ध्यान रख के जाना, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग टेक प्लेस इन, जैसे कि हमने बात किया कि पहले प्री एमआरएनए बनता है, फिर वो प्री एमआरएनए जो है इट विल अंडरगो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इवेंट्स सच एज 5 प्राइम कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉलीएडिनिलेशन। उसके बाद में वो प्री एमआरएनए को हम मैच्योर एमआरएनए बोलते हैं। ये सारे इवेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स चलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ही आपका मैच्योर एमआरएनए बनता है उसको मैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट करता हूँ, और साइटोप्लाज्म में मेरे कौन बैठे हुए हैं? राइबोसोम। वो राइबोसोम वो एमआरएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डिकोड करेंगे और मेरा प्रोटीन बनेगा। तो ध्यान रखना है, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडिनिलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन सब चलेगा न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ट्रांसलेशन चलेगा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर साइमल्टेनियसली होता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट के अंदर देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, वहां पे सब एक्सपोज होगा। तो उस कंडीशन में अगर मुझे मेरा ना तो मेरा ढंग का न्यूक्लियस है डिस्टिंक्ट, वो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो लगभग एक्सपोज हो जाएगा टू साइटोप्लाज्म। तो जहां पे मेरा ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होगा वहीं पे मेरा राइबोसोम वो एक्सपोज हो जाएगा एमआरएनए, और वहीं पे मेरा ट्रांसलेशन चल जाएगा, ठीक है। तो यूकैरियोट की हम बात करते हैं, तो यूकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसकी वजह से जो आपका ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग और कैपिंग है किसके अंदर होगा? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं कि ओनली मैच्योर एमआरएनए which have undergone steps of polydinylation, capping, splicing, only such mature mRNA is allowed to be exported from nucleus to cytoplasm। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका इस तरीके से राइबोसोम होगा इन साइटोप्लाज्म, और जब ये मैच्योर एमआरएनए मेरा साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा तो फिर मैं उसको अभी ट्रांसलेट करूंगा इनटू प्रोटीन, ठीक है। और ये न्यूक्लियर पोर के द्वारा इसको हम बाहर भेजते हैं। इसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि आपके सिलेबस में नहीं। ये भी पूछ सकते हैं कि मान के चलो मैंने कैपिंग किया, स्प्लाइसिंग किया, पॉलीडिनिलेशन किया ही नहीं, या फिर तीनों में से कोई एक स्टेप मेरी डिफेक्टिव है, खराब तरीके से चली, या फिर हुई ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या ट्रांसलेशन होगा? क्या उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा? तो ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक स्टेप डिफेक्टिव है या फिर नहीं चली, तो उस कंडीशन में आपका प्री एमआरएनए जो है इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू मैच्योर एमआरएनए, और ऐसे प्री एमआरएनए को हम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में नहीं भेजते हैं। तो उस कंडीशन में योर ट्रांसलेशन विल नॉट अकर। और हम अगर उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में नहीं भेज रहे हैं तो उस कंडीशन में वो जो आपका प्री एमआरएनए है उसको न्यूक्लियस एंजाइम जो है डिग्रेड करके तोड़ देगा, ठीक है। वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय, ठीक है, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट तो सभी को पता है भाई, ये वो डीएनए के ऊपर काम किया था इन्होंने, बैक्टीरियोफाज का काम किया था इन्होंने कि कौन सा आपका रेडियो लेबल देखने को मिल रहा है या नहीं देखने को मिल रहा है डीएनए। फिर आपका रोजलिन फ्रैंकलिन ने क्या दिया था? आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला स्ट्रक्चर दे रखा है आपको डीएनए डबल हेलिक्स का। गैरोड ने क्या दिया है आपको? ये पर्टिकुलरली इन्होंने इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म पे काम किया है, अल्केप्टोन यूरिया पे काम किया है इन्होंने। तो आपके पास एक ही आंसर रह जाता है, बीडल एंड टेटम। वन जीन वन एंजाइम जो है ये पहले हम इसको
या फिर ये हाइपोथेसिस पहले दिया गया था, लेकिन अभी इसको चेंज किया गया है इनटू वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं अभी वो किस में चेंज किया गया। वो चेंज इसलिए किया गया क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक जीन से एक एंजाइम कंप्लीट बन सकता है। क्योंकि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन आपका टेट्रामर है। हीमोग्लोबिन आपका हेटेरो टेट्रामर है जिसके अंदर 4 सब यूनिट होते हैं, उसमें से 2 सब यूनिट अल्फा के हैं और 2 बीटा के हैं। इसका मतलब ये सब यूनिट क्या है, इट इज नथिंग बट पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसके अंदर टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 अल्फा और 2 बीटा। अभी उसमें जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये एक पर्टिकुलर जीन से बनी होगी और ये बीटा वाली एक पर्टिकुलर जीन से बनी होगी। तो अगर मैं वन जीन वन एंजाइम की बात करता तो उसके अंदर तो फिर मैं ये बोल सकता था कि भाई अल्फा और बीटा चेन दोनों एक ही एंजाइम से एनकोड किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्फा चेन जो है या अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कोई एक जीन से बनी होगी और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कोई दूसरे जीन से बनी होगी। तो वन जीन वन एंजाइम की जगह पे हम मोर स्पेसिफिकली उसको बोल सकते हैं कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। तो फिर ये झंझट ही खत्म। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि ये बीडल एंड टैटम है, लेकिन वो पूछ सकते हैं कि अभी ये हाइपोथेसिस अभी किस में चेंज हो चुका है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड में अभी पुराना वाला हाइपोथेसिस चेंज हो चुका है। क्यों हुआ है वो भी हमने डिस्कस किया। टेलोमरेज एंजाइम जो है ये पर्टिकुलरली एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, पर्टिकुलरली इन लीनियर डीएनए इन यूकैरियोट। अगर कोई डीएनए सर्कुलर है तो उस कंडीशन में एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। फिर भी आपको उतना डेप में नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना है कि टेलोमरेज जो है ये आपका राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, क्योंकि इसके पास खुद का आरएनए टेम्पलेट भी है और यही आरएनए टेम्पलेट वो दिखा के एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। क्योंकि होता यह है कि जैसे आप डीएनए रेप्लिकेशन करोगे तो एंड ऑफ क्रोमोसोम पे आते आते एक ऐसा टाइम बच जाता है कि मेरे पास अभी लास्ट में स्पेस नहीं बचती है कि मैं एक लास्ट आरएनए प्राइमर को वहां पे सिंथेसाइज कर सकूं और उसको मैं एक्सटेंड कर सकूं। अगर आरएनए प्राइमर जोड़ने के लिए जगह ही नहीं है तो क्या वो लास्ट वाला गैप फिल किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो उस कंडीशन में वो एंड ऑफ क्रोमोसोम को ही एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, वो एक्सटेंड करने का काम टेलोमरेज एंजाइम का है। ये खुद अपना खुद का टेम्पलेट आगे करता है इस तरीके से, और फिर इसके अराउंड में ये एंड ऑफ क्रोमोसोम थोड़ा सा लंबा कर सकता हूँ। मतलब अभी थोड़ा सा मेरे पास गैप आ जाता है, फिर मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज कर लूंगा और फिर मैं जो एंड होगा उसको मैं खींच के वहां पे फ्रेगमेंट बना लूंगा। ठीक है, ये चीज होती है। तो टेलोमरेज इज एन एंजाइम। क्या ये सिंपल प्रोटीन है? नहीं। क्या ये आरएनए है? नहीं। क्या ये रिपीटेटिव डीएनए? ये तो भाई एंजाइम है ना। तो एंजाइम क्या होता है ये तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। सिंपल प्रोटीन नहीं है बल्कि ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, क्योंकि इसके पास खुद का आरएनए टेम्पलेट भी है। तो राइबो प्रोटीन भी वहां पे नाम आ जाएगा। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम RNA polymerase binds to a DNA sequence and the DNA assumes a saddle-like structure at that point. What is that sequence called? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम तो तभी बनेगा जब आरएनए पॉलीमरेज के पास सिग्मा फैक्टर बाइंड होगा, तब मैं ये एंजाइम को क्या बोलूंगा? आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। विदाउट सिग्मा फैक्टर मैं क्या बोलूंगा? उसको होलो का कोर एंजाइम। जब सिग्मा फैक्टर बाइंड हो जाता है तो मैं इसको बोलता हूँ होलो एंजाइम। सिग्मा फैक्टर की वजह से आरएनए पॉलीमरेज को ये पता चल जाता है कि मेरा बाइंडिंग साइट कहाँ पे है। उसको एक स्पेशल शक्ति दे दी है सिग्मा फैक्टर ने कि मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपको कहाँ पे बाइंड करना है और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट करना है। ये सिग्मा फैक्टर ने उसको इंफॉर्मेशन दी। तो ये प्रोमोटर पे बाइंड करता है और प्रोमोटर की टाटा एलिमेंट पे या टाटा बॉक्स पे ये बाइंड करेगा। इसका पूछा है होलो एंजाइम, तो ये बैक्टीरिया की बात चल रही है, टाटा बॉक्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर साइट में ये इस तरीके से 2 रीजन्स होते हैं। एक है 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम पे TTGACA रीजन और एक है -10 रीजन पे, दैट इज 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो यहाँ से 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम अगर हम गए तो यहाँ पे टाटा बॉक्स देखने को मिलेगा। टाटा बॉक्स का, इसको हम टाटा बॉक्स भी बोलते हैं।
टाटा बॉक्स का दूसरा नाम है प्रिग्नो बॉक्स। दोनों नाम याद रखने हैं, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और यूकैरियोटिक प्रोमोटर साइड पे भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन साइड से अपस्ट्रीम जाऊँ या फिर लेफ्ट साइड जाऊँ 30 बेस पेयर, तो वहां पे मुझे टाटा बॉक्स भी देखने को मिलेगा। इसका दूसरा नाम यहाँ पे हॉगनेस बॉक्स हो जाता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट। अगर मैं -75 पोजीशन पे जाऊँ या फिर 75 बेस पेयर अपस्ट्रीम फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड जाऊँ, तो वहां पे मुझे CEE बॉक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे CEE बॉक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे होलो एंजाइम की बात कर रहे हैं, और होलो एंजाइम जो है सिर्फ किसके अंदर बनता है, प्रोकैरियोट में, क्योंकि यूकैरियोट के अंदर सिग्मा फैक्टर एब्सेंट होता है। तो यूकैरियोट के अंदर देयर इज नथिंग लाइक होलो एंजाइम। होलो एंजाइम सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो जाएगा टाटा बॉक्स। विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज अ स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग क्लोवर लीफ, ये तो सभी को पता होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लोवर लीफ की तरह आपका ये 2D स्ट्रक्चर है आपके टीआरएनए का, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और ये पहले किसने प्रपोज किया गया है, 1968 में प्रपोज किया बाय रॉबर्ट हॉली। ये भी पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो किसका स्ट्रक्चर है, टीआरएनए। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द DNA strand that is being coded is ATACG, then the nucleotide sequence in the mRNA would be, ठीक है, तो ATACG, इसके कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप करोगे तो UAUGC हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। तो अगर ये टेम्पलेट है तो इसका ओरिएंटेशन 3' to 5' रहा होगा। इसके कॉम्प्लीमेंट्री जब मैं चीजों को सिंथेसाइज करूंगा तो उसका जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, UAUGC। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द DNA साइट एट विच RNA polymerase bind is called, ये तो हमने अभी देखा ना, टाटा बॉक्स पे आपका बाइंड करेगा। टाटा बॉक्स किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोमोटर के अंदर। रेगुलेटर तो हो ही नहीं सकता, एनहेंसर हो ही नहीं सकता, और रिसेप्टर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये प्रोमोटर सीक्वेंस के अंदर ये चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पे। तो प्रोमोटर डीएनए के अंदर ये चीज है। ठीक है, इसका मतलब ये अगर मैं बात करूं तो जीन का सीक्वेंस यहां से स्टार्ट होगा, और उसके पहले ये जो रीजन रहा है इतना, ये मेरा कहीं पे मेरा प्रोमोटर का सीक्वेंस होगा। और ये प्रोमोटर के सीक्वेंस पे भी आपका, आपने बात किया कि यहाँ पे ही टाटा बॉक्स के साथ ये बाइंड करता है। ठीक है, क्लियर है तक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे गया, प्रोमोटर। ये भी आप देख सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, अभी ये आरएनए पॉलीमरेज को होलो एंजाइम बोलेंगे, और ये प्रोमोटर पे बाइंड करेगा आपका आरएनए पॉलीमरेज। येलो कलर का प्रोमोटर रीजन दिखा रखा है आप, ठीक है, नहीं येलो कलर का आरएनए दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन नहीं दिखा है, प्रोमोटर रीजन पे ये बाइंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीयूनाइट्स द एक्सॉन सेगमेंट्स आफ्टर आरएनए स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के बाद जो इंट्रॉन मैंने निकाले हैं उसके बाद में एक्सॉन को जोड़ना है। एक्सॉन को जोड़ तो दोगे आप, लेकिन एक फाइनल गैप वहां पे बचेगा। तो वो गैप को सील किया जाएगा बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 3' OH एंड 5' फॉस्फेट। तो आरएनए पॉलीमरेज का काम स्प्लाइसिंग में है ही नहीं, क्योंकि ये तो ट्रांसक्रिप्शन करता है। लाइगेज का काम जोड़ने के लिए है, प्राइमेज का काम आरएनए प्राइमर को बनाने के लिए है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आरएनए प्रोटियोसिस भी नहीं होगा, लाइगेज एंजाइम होना चाहिए आपको, क्योंकि ये जोड़ने के बाद यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े गैप्स नजर आएंगे। वो गैप्स को आपका जो लाइगेज एंजाइम है ये फील करेगा। ठीक है, या फिर
फिल करने से अच्छा उसको हम सील बोल देंगे, क्योंकि फिल करने का काम हमेशा पॉलीमरेज का होता है। सील। एक्सॉन पार्ट ऑफ एमआरएनए हैव कोड फॉर। एक्सॉन क्या है? कोडिंग सीक्वेंस है, कोडिंग रीजन है, जिससे अमीनो एसिड्स को कोड किया जाएगा। तो प्रोटीन को ये कोड करेगा, प्रोटीन कोडिंग पार्ट है ये। इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग है, वो कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता। लिपिड को कोड करेगा? नहीं। फॉस्फोलिपिड को कोड करेगा? नहीं। कार्बोहाइड्रेट को? नहीं। ये प्रोटीन को कोड करता है। एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट इन विच डायरेक्शन? तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, डायरेक्शन मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही चलेगा। तो कुछ करना ही नहीं यहाँ पे, ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये भी आप खुद देख सकते हैं कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम को टेम्पलेट मानते हुए आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका ट्रांसक्रिप्शन का सिंथेसिस हो रहा है। जीन एंड सिस्ट्रॉन वर्ड्स आर समटाइम्स यूज्ड सिनोनिमसली बिकॉज, जैसे कि हमने बात किया कि अगर हम मोनोसिस्ट्रॉन की बात करें तो उसमें एक सिस्ट्रॉन में स्टार्ट कोडॉन आता है, जीन आता है और स्टॉप कोडॉन आता है, तो वो तो जीन की तरह ही हम उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इट इज यूज्ड सिनोनिमसली बिकॉज वन जीन कंटेन्स वन सिस्ट्रॉन, इसलिए हम कहीं कहीं जीन की अगर हम बात करें तो आप उसके जगह पे हम सिस्ट्रॉन वर्ड भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्ट्रॉन का मतलब भी वही है कि वन सिस्ट्रॉन इक्वल टू वन जीन, अगर हम मोनोसिस्ट्रॉनिक की बात करें तो, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे हम मोनोसिस्ट्रॉनिक की बात करें और यहाँ पे अगर जीन ए है तो जीन ए में एक सिस्ट्रॉन में क्या क्या आ रहा है? स्टार्ट कोडॉन और समवेयर अराउंड हियर स्टॉप कोडॉन। और जीन में भी यही चीज होती है, प्रोमोटर होना चाहिए, एक जीन होना चाहिए और टर्मिनेटर होना चाहिए। तो ये तो सिस्ट्रॉन और जीन एक जैसे आ रहा है, तो क्या मैं ये वर्ड्स को यूज कर सकता हूँ अल्टरनेटली? मतलब जीन को मैं सिस्ट्रॉन यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। एंटीकोडॉन अकर इन, एंटीकोडॉन किस पे होगा? टीआरएनए पे, और कोडॉन किस पे होगा? एमआरएनए पे। तो एंटीकोडॉन और कोडॉन के बीच में बेस पेयरिंग चलता है, वो आप पढ़ते हैं, ठीक है। और आपने वोबल बेस पेयरिंग भी पढ़ रखी होगी, जो कि आपकी नॉन कैनोनिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एंटीकोडॉन होता है टीआरएनए के ऊपर और कोडॉन होता है एमआरएनए के ऊपर। तो ये तो इजी है, ठीक है। डीएनए तो हो ही नहीं सकता, एमआरएनए के ऊपर कोडॉन होता है, जो कि आपका न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट है। ठीक। इन 3 डायमेंशनल व्यू द मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए इज, ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया लेकिन ये रिपीट किया जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इसका डायरेक्ट आंसर है एल शेप्ड। आप देख सकते हैं ये 3D स्ट्रक्चर है जो एल शेप का देखने को मिलेगा, और 2D में आपको क्लोवर लीफ मॉडल देखने को मिलेगा, ठीक है। एल शेप्ड। Genes that are involved in turning on or off the transcription of a set of structural genes are called redundant genes, regulatory genes, polymorphic genes, operator genes. रिडंडेंट जीन्स जैसी कोई चीज नहीं होती, पॉलीमॉर्फिक जीन्स भी नहीं होगा, रेगुलेटरी जीन्स और ऑपरेटर में आप अटक सकते थे, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटर जीन। क्योंकि अगर आपने लैग ओपेरॉन में पढ़ा होगा तो ये लैग आई रीजन से मेरा रिप्रेसर या लैग रिप्रेसर का प्रोटीन बनेगा, और इससे आपका जो साइट है ये ऑपरेटर रीजन पे होगा। इस तरीके से अगर ये बाइंड कर गया तो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज आना चाहिए प्रोमोटर रीजन पे, वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्रोमोटर के ओवरलैपिंग रीजन पे आपका ऑपरेटर रीजन होता है। तो आपका ये आरएनए पॉलीमरेज सही तरीके से प्रोमोटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा किसका? लैग जेड, लैग वाई, लैग ए का। और जब मेरा इंड्यूसर प्रेजेंट होता है जैसे कि लैक्टोज, ये इंड्यूसर रिप्रेसर पे बाइंड करता है, ये रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया जाएगा, और ये इनएक्टिव रिप्रेसर जो है अभी ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मेरा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आराम से प्रोमोटर रीजन पे बाइंड कर सकता है, और इसकी वजह से मेरा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा लैग जेड, लैग वाई, लैग ए का, ठीक है। तो ये किसके प्रेजेंस की वजह से हो रहा है? ये
ऑन और ऑफ क्यों होगा? ऑपरेटर जीन्स यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऑपरेटर अगर एक्टिव है तो मेरा रिप्रेसर बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अगर ऑपरेटर जीन में अगर डिफेक्ट आ जाए, अगर ऑपरेटर जीन ही खराब है, वहां पे अगर म्यूटेशन कर दूंगा, तो क्या लैक रिप्रेसर बाइंड कर पाएगा? ऑपरेटर पे नहीं करेगा। उसकी वजह से फिर ट्रांसक्रिप्शन चल जाएगा। तो वो डिसाइड कौन करेगा? आपका ऑपरेटर जीन का हिस्सा। डीएनए एलिमेंट विच कैन स्विच देयर पोजीशन आर कॉल्ड। स्विच मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके घुस सकते हैं, कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म, कट पेस्ट मैकेनिज्म से यहाँ वहां जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन को हम जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं, इसको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ये। इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, एक्सॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस, सिस्ट्रॉन भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोजोन। इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन डीएनए इज, देन द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन इट्स ट्रांसक्रिप्ट। एमआरएनए के अंदर, एमआरएनए के अंदर पूछा है क्या सीक्वेंस होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। ATTCGATG, ठीक है। तो ये अगर मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसको अगर टेम्पलेट कंसीडर करूं, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? ये टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए को सिंथेसाइज करेगा इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। UAAGCUAC, खत्म ये, ठीक है बच्चों वाला या नहीं है? स्प्लिट जीन्स किसमें पढ़ा था? एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? यूकैरियोट का। तो उसमें भी एक कोडिंग सीक्वेंस होता है, एक नॉन कोडिंग होता है। जो एक्सॉन वाला रीजन होता है ये काम का होता है क्योंकि ये प्रोटीन को कोड करता है, और इंट्रॉन जो है कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, तो इसको हम निकाल देते हैं। तो इंट्रॉन को निकाल दो, एक्सॉन को जोड़ दो, यही होता है स्प्लाइसिंग के अंदर। तो फिर प्रोटीन कोडिंग कौन होगा? आपका एक्सॉन। इंट्रॉन क्या होगा? नॉन कोडिंग। ये तो क्लस्टर ऑफ जीन होता है ओपेरॉन। सिस्ट्रॉन भी नहीं होगा, सिस्ट्रॉन के अंदर आपका सिस्ट्रॉन या जीन आप बोल सकते हो, उसके अंदर एक स्टार्ट कोडॉन होगा, एक जीन का सीक्वेंस होगा और एक आपका स्टॉप कोडॉन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, कुछ करना था इसमें। तो डीएनए से आरएनए बनाना है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, और डीएनए का वो जो टेम्पलेट है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला, उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम चीजों को बनाएंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, तो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलोकेशन नहीं होता है, ये तो हम ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ते हैं। ट्रांसवर्शन ये तो म्यूटेशन है, ट्रांसलेशन भी नहीं हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे पीवाईक्यू जो है ये पार्ट में हमने डिस्कस किया। अभी अगले आने वाले पार्ट्स में हम कौन से डिस्कस करके, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोडॉन बचा हुआ है, और आपका एक और बचा हुआ है लैक ओपेरॉन, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले भी मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं, तो लगभग 195 प्लस क्वेश्चंस आपको वो 5 पार्ट में मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे अपन एक एक करके एक एक पार्ट खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा तो सिर्फ उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो अपने यूट्यूब चैनल पे। और इसी तरीके से धीरे धीरे तो वन शॉट सीरीज भी आने वाली है, और ऐसी सीरीज कराऊंगा कि जो अभी तक इतने शानदार तरीके से किसी ने कवर नहीं की होगी, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले लेक्चर जो है वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।